गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में थ्योरी ऑफ मशीन्स के हम 24वें लेक्चर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि हम जब रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने जाते हैं और अगर हम पूरा का पूरा रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो एक नए तरीके का अनबैलेंस्ड फोर्स जन्म ले लेता है और वो और ज़्यादा हैजार्डस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। थोड़ा सा रेसिप्रोकेटिंग मास हम बैलेंस करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा एक और अनबैलेंस्ड फोर्स जन्म लेता है। डिस्कस करेंगे वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है और पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से और कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। सेकेंडरी बैलेंसिंग, प्राइमरी बैलेंसिंग भी इसमें डिस्कस होगी और फिर ये जो बैलेंसिंग का टॉपिक है ये आज खत्म हो जाएगा। अब हम वाइब्रेशन चालू करेंगे। तो देखो, इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑन अ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ अ 2 सिलेंडर लोकोमोटिव। 2 सिलेंडर हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या किया है मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं कि 2 सिलेंडर जो लोकोमोटिव्स होती हैं उनकी क्रैंक को 90 डिग्री पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रैंक्स रहेंगी उनके बीच का एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। ओके, तो जो हमारा बैलेंस, जो हमारा फोर्स आ रहा था, प्राइमरी फोर्स जो आ रहा था, अगर वो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आता था तो एक क्रैंक की वजह से मान लो कॉस थीटा आएगा, तो दूसरी की वजह से क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस साइन थीटा हो जाएगा। तो एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, इस टाइप से आएंगे। ठीक है, तो 2 सिलेंडर हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हमने बताया कि पार्शियली बैलेंस कर सकते हैं। ड्यू टू दिस पार्शियल बैलेंसिंग अनबैलेंस फोर्स जन्म लेते हैं, और जो अनबैलेंस फोर्स जन्म लेते हैं वो अनबैलेंस फोर्स आपके एक तो होंगे अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक और एक होंगे परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक, जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर्स में भी की थी। द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंसिंग फोर्स अबाउट द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग होगा, तो आप देख सकते हैं, मान लो कुछ इस तरीके से कि ये लोकोमोटिव मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और लाइन ऑफ स्ट्रोक भी इसी डायरेक्शन में होंगी। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक बना दी है। मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, व्हील के बीच में डिस्टेंस, वो ए है। तो ये कितना हो गया, a/2 हो गया, और ये भी कितना हो गया, a/2 हो गया। अब मान लो कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था, 1 - c एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये अनबैलेंस फोर्स आ रहा था। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ना यार, इस तरीके से मैंने एक पिस्टन क्रैंक अरेंजमेंट बताया था, आपको बताया था कि ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक बैलेंसिंग मास मैंने लगा दिया है। ठीक है, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर का, तो ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा होता है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो निकाल लोगे कॉमन तो आपका ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 - c एम आर होगा कॉस थीटा आता है। दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला भी इसी डायरेक्शन में ही आएगा, लाइन ऑफ स्ट्रोक के डायरेक्शन में ही आएगा। 1 - c एम आर ओमेगा स्क्वायर और क्या आ जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये आ जाएगा 1 - c एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, माइनस मैंने बाहर ले लिया। तो ये दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐड होंगे, तो ऐड होके टोटल कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स इसे कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहेंगे, ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और ये 1 - c एम आर ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में और 0 से इक्वेट करो, तो आपको 2 एंगल्स मिलेंगे, एक 135 डिग्री एंड 315 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 टाइम 1 - c एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। फिर वापस से यहीं आते हैं और अब आप देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ तो इस फोर्स के लिए मोमेंट कैसा आएगा, यहाँ से देखूंगा तो मैं ये क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है और इसका क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, यानी कि मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं। तो 1 - c या फिर हाँ ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा फिलहाल, तो 1 - c एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को से पॉजिटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, इंटू a/2।
फिर ये क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव में, और ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव है ही, तो वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा इंटू ए बाई टू। सब कुछ कॉमन निकाल लो, ए बाई टू सब आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ कॉस थीटा था ना, यहाँ कॉस थीटा था, और ये कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्री और 225 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो ए बाई रूट टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से कौन कौन सी चीज़ें आई अभी तक हमने देख ली, ट्रैक्टिव फोर्स देख लिया और हमने हैमर ब्लो नहीं देखा। ठीक है, तो हैमर ब्लो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से हैमर ब्लो भी आता है, स्विंग कपल भी आता है, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स भी आता है। हैमर ब्लो कैसे आता है? ये पिस्टन था, फिर से बना रहा हूँ क्रैंक, ये एम मास का था, इधर फोर्स कितना लग रहा था? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा लग रहा था। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे एक इसको बैलेंस करने के लिए एक मास लगा दिया, कितने एम का? सी एम का ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे इसका फोर्स कितना आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मास कितना है? सी एम है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना होता है? सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना होगा? सी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है, और ये परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक है। देख रहे हो, परपेंडिकुलर है। अब ये थीटा कभी, ये क्रैंक है, क्रैंक तो घूमेगी, जब क्रैंक इधर हो जाएगी तो फिर ये ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा। तो हैमर ब्लो क्या होता है? ये है, ये इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा ना, उसे हम हैमर ब्लो कहते हैं। ठीक है, तो लोकोमोटिव्स रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक रॉड का जो रेशियो होता है, जिसे एन कह देते हैं, एन एल बाय आर, उसको बहुत ज़्यादा क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स आता है वो आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। अगर ये एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ये एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ये अपने आप में बहुत छोटा हो जाएगा, और ये जो फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है? सेकेंडरी फोर्स का फैक्टर है, तो सेकेंडरी फोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। फिर ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? तो अभी हमने देखा 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैक्सिमम कम होंगे 135 और 315 डिग्री सेल्सियस पे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? √2 टाइम्स 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। फिर स्विंग कपल, स्विंग कपल किसकी वजह से आया था? प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वजह से आया था। 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर जो था वो क्या था? प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स था। मैक्सिमम कब होते हैं? 45 और 225 डिग्री पे। मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। फिर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स अबाउट द परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक, वो क्या हो जाता है हमारा? हैमर ब्लो हो जाता है। देखा भी था हमने, कितनी वैल्यू आ गई थी उसकी? सी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो लोकोमोटिव द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू द टू सिलेंडर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक क्या आता है? ट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, the effect of swaying couples on a locomotive is resisted by the side between the flanges of the tire or between the wheels. अब यार देखो यार, ये मैंने बोला था कि गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ट्रैक्टिव फोर्स इस व्हील का ऐसे आएगा, इस व्हील के ऐसे आएगा। अब सोचो ये मोमेंटम कैसा लगेगा? ये वाला फोर्स ऐसा ऐसा मोमेंट लगाना चाहेगा। ठीक है, मतलब इस गाड़ी को चाहेगा कि वो ऐसे मोड़ दे। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है वो चाहेगा ऐसे मोड़ दे। पर इसका आपने देखा था ये स्विंग कपल किस तरीके से आ रहा था? एक आ रहा था 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और एक आ रहा था साइन थीटा के कारण। मतलब जब थीटा 0 होगा, मान लो थीटा अगर 0 होगा, और ये यहाँ पे थीटा ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, यहाँ पे थीटा ये साइन थीटा वाला है। ठीक है, ये मान लो कॉस थीटा वाला है और ये साइन थीटा वाला व्हील है। ठीक है, जब थीटा 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मतलब एक बार को जो लोकोमोटिव है, जब थीटा 0 होगा तो वो इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा और फिर ये वाला जो कपल है ये कम हो जाएगा, और यहाँ से ये जो दूसरा व्हील होगा वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो गाड़ी ऐसे लहरते लहरते चलने लगेगी।
अगर आप रेलवे इंजन में बैठो तो ऐसा फील भी होता है कि गाड़ी ऐसे लहर लहर की चल रही है, वो इसी वजह से होता है, आपका स्विंग कपल की वजह से होता है। द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इन अ लोकोमोटिव कैन बी रिड्यूस्ड। हैमर ब्लो का फॉर्मूला क्या था? सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ओमेगा को रिड्यूस कर दो तो स्पीड रिड्यूस कर दो, फिर जो है 3-4 व्हील्स को कपल कर देते हैं। कपल करने से क्या होता है? देखो, एक व्हील ये है, एक व्हील ये है और एक व्हील ये है, और इन सबको अगर मैं इस तरीके से कपल कर दूं, ठीक है, इन तरीके से कपल कर दूं, तो क्या होगा ना कि ये जो सी एम मास है ये मुझे रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए लगाना था। अब क्या करूंगा मैं? सी एम बाई 3 यहाँ दे दूंगा, यहाँ सी एम बाई 3 दे दूंगा और यहाँ सी एम बाई 3 दे दूंगा। टोटल मैंने सी एम मास लगा दिया, पर हैमर ब्लो कितना आएगा? यहाँ से सिर्फ सी एम बाई 3 ओमेगा स्क्वायर आर ही आएगा इस व्हील पर। टोटल तो उतना ही आएगा, पर इस व्हील पे तो कम हो गया। अभी क्या हो रहा था कि ये व्हील कुछ ज़्यादा ही उचक रहा था। अब क्या होगा? ये व्हील थोड़ा, ये व्हील उचकेगा, थोड़ा ये व्हील उचकेगा, थोड़ा ये व्हील उचकेगा, मगर तीनों उचकेंगे, मगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना हमने कुल मिला के, तो इस वजह से ये हैमर ब्लो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा मास बैलेंस कर देंगे, सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, और मोस्ट प्रोबेबली हम 2/3 ले लेते हैं। पूरा का पूरा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर उससे हैमर ब्लो उल्टा पड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कम होता है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स से। ये तो सरासर गलत है। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कम होता है 1/n टाइम्स द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। प्राइमरी बैलेंस फोर्स इज मैक्सिमम ट्वाइस। हमने देखा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स मैक्सिमम होता है ट्वाइस, क्योंकि कॉस थीटा आता है उसमें, और कॉस थीटा 0 और 180 पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा आता है तो 0, 90, 180, 360 देखा था, सब कुछ देख चुके हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और भी पढ़ लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नहीं, मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आता है, डायरेक्शन हमेशा लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलॉन्ग ही रहती है अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, ठीक है, ये पार्शियली अनबैलेंस फोर्स नहीं है जिसमें हैमर ब्लो भी आएगा, नहीं, ये अनबैलेंस फोर्स है, यहाँ पे हमने बैलेंस किया ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्विमिंग कपल इन अ लोकोमोटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू a/2 था, और a क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिलेंडर लाइंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू गिव प्राइमरी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस देना है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्राइमरी फोर्सेस भी 0 होना चाहिए और कपल भी 0 होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी बैलेंसिंग में। अभी तक हमने जोर दिया प्राइमरी बैलेंसिंग में, क्योंकि वो फोर्सेस ज़्यादा आते थे। सेकेंडरी बैलेंसिंग की बात करें तो सेकेंडरी कनेक्टिंग रॉड, जब कनेक्टिंग रॉड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। एन क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड की लेंथ डिवाइडेड बाय क्रैंक रेडियस। तो फिर क्या होगा कि सेकेंडरी जो बैलेंसिंग करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सेकेंडरी फोर्सेस भी रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से आने लग जाएंगे। सेकेंडरी फोर्सेस क्या होते हैं? एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा बाय एन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा 2 है ना, तो ओमेगा के अंदर यहाँ पे मान लो 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 है तो 2 का स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 4n लिख दिया। मतलब कि मैं, अब इसको समझो, ओरिजिनली आपकी जो क्रैंक थी वो ओमेगा रेडियस से घूम रही थी, ठीक है, मगर ओमेगा स्पीड से घूम रही थी जिसका रेडियस r था, मगर अब मैं एक ऐसी इमेजिनरी क्रैंक ला रहा हूँ जो कि आपकी 2 ओमेगा से घूम रही है और जिसका रेडियस r/4n के बराबर है, ठीक है, r/4n के बराबर है। ऐसी मैंने एक इमेजिनरी क्रैंक ला दी है। अब मैं इसके हिसाब से चलूँगा, तो जब आप खुद सोच के देखो, जब इसकी स्पीड जब 2 टाइम्स है तो ज़्यादा हाई स्पीड पे घूम रही है और रेडियस इसका कम हो गया है 4/n से। तो इस केस में क्या होगा कि देखो, अब इस केस में देखो, अगर पहले मैं कैसे देखता था कि जब मेरी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा वाला जो था, ठीक है, उस केस में क्या होता था कि जब हम प्राइमरी फोर्सेस को देखते थे, ये प्राइमरी फोर्सेस के लिए होता था,
तो प्राइमरी फोर्सेस के लिए थीटा जब जीरो होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर देखने को मिलता था। यहाँ पे भी आप थीटा जीरो रख दोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ही देखने को मिलेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर ही आ जाएगा आपका, पर 1/n आएगा, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर 1/n। मतलब कि इमेजिनरी क्रैंक और जो एक्चुअल क्रैंक है वो कॉन्साइड कब करेगी, वो कॉन्साइड करेगी जब थीटा जीरो होगा। बाकी सारे टाइम्स में, मतलब ये डायग्राम बना हुआ है, देखो ये एक्चुअल क्रैंक है जिसका ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो इमेजिनरी क्रैंक बनाई है ये 2 थीटा एंगल पे है, ठीक है। एम मास के साथ 2 ओमेगा से घूम रही है, इसका रेडियस कितना है, r/4n है। तो जब थीटा जीरो होगा तब ये दोनों यहीं पे होंगी, इसी डायरेक्शन में होंगी। अदरवाइज ये थीटा एंगल लेगी तो ये 2 थीटा एंगल लेगी, ठीक है। सेकेंडरी कपल निकालना है तो उसमें L मल्टीप्लाई कर देना। L क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका रेफरेंस प्लेन से, ठीक है। और अगर सेकेंडरी बैलेंसिंग हमको करनी है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस जीरो होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ कपल्स भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू गिव कंप्लीटली बैलेंस्ड इन अ मल्टी सिलेंडर इंजन, हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए, कपल भी जीरो होना चाहिए, मतलब AB। और प्राइमरी क्रैंक जब एंगल थीटा लेती है तो सेकेंडरी क्रैंक कितना बनाती है, 2 थीटा बनाती है। और यहाँ पे देखो प्राइमरी रिवर्स क्रैंक है और ये सेकेंडरी रिवर्स क्रैंक है, तो हमको बताना है कि ये कौन सा इंजन है। ये हमारा होता है 30V इंजन होता है, ठीक है। अब हम वाइब्रेशन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइब्रेशन होगा। ये बैलेंसिंग हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। चलो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर करो, जो भी आपके दोस्त सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।